प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को कल की वीडियो में जो हमने जिक्र किया था, बाद में जब मैंने गौर से पढ़ा तो उस नीचे जो कि थंबनेल पे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, उस केस लॉ के अकॉर्डिंग वो वही सेकंड वाला केस है। ये श्रवण पांडे जी की याचिका का विवरण नहीं है, लेकिन जो भी हो, ये लब्बो-लुआब सही है कि 30 अगस्त तक मामला चला गया है जुडिशरी के पेंडिंग लिस्ट में। और आज है 29 जुलाई। आज की ही सत्र से, आज की ही डेट से 10:30 बजे विधानसभा का सेशन शुरू हो रहा है। कितने दिन तक चलेगा वो तो समय बताएगा, और कितने नियम, प्रस्ताव, प्रपोजल इसमें पास होंगे वो भी पता चलेगा। आप लोग न्यूज़ से जान गए होंगे कि विपक्षी नेता, विधानसभा में विपक्ष का नेता अखिलेश यादव जी ने किसे बनाया है? माता प्रसाद पांडे को। माता प्रसाद पांडे जी का बहुत बड़ी भूमिका सपा में हमेशा से रही, विश्वसनीय नेता रहे हैं, इसलिए उनको विपक्ष का नेता बनाया है। वो भी दूर से चली गई तीर निशाने पे है कि जो उत्तर प्रदेश का सवर्ण वर्ग में ब्राह्मण लाभी है वो हमको वोट करे, योगी जी पर विश्वास न करे। बाकी आप समझदार लोग हैं ही, हमें उसके बहुत पचड़े से नहीं मतलब है। मतलब सिर्फ इससे है कि हमारी जो वैकेंसीज़ हैं, हमारी जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उसके बारे में ऊहापोह जल्दी से हट जाए, सारे संशय के बादल छंट जाएं। किसी अधिवक्ता साथी ने हमारे यूट्यूब पर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है कि सर क्या इस साल आएगी या गैप हो जाएगा। हम हर सिचुएशन में त्रिकालदर्शी तो नहीं हैं, लेकिन आप लोग से थोड़ा ये बात की प्रिविलेज ले सकते हैं कि आप लोग अभी अनुभव में उतने पक्के नहीं हैं। हमें थोड़ा ज़िंदगी का अनुभव और इस कंपटीशन और कमीशन की गतिविधियों का लंबे समय से उसको झेल पाने का अनुभव है। उसी आधार पे जो सिचुएशन क्रिएट रहती है, एक आकलन पे हम बातचीत करते हैं। वो आकलन हम बार बार आपसे शेयर कर रहे हैं कि जो कंटिन्यूअस वैकेंसी आने का प्रोसीजिंग पिछले साल सितंबर से शुरू हो गया था। एक बार लगा कि नवंबर दिसंबर में 100% गजट हो जाएगी, उसमें ऐसी सिचुएशन आ गई कि जुलाई लगभग बीत गया है और 30 अगस्त तक जुडिशरी आने की कोई संभावना भी नहीं है। एपीओ की प्रोबेबिलिटी की जो कल के वीडियो में, बहुत सारी वीडियो में पहले भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि सब्जेक्ट बदलने का प्रस्ताव अगर संचेतना से वियोजन निदेशालय के अधिकारियों के घोर लापरवाही के न चलते अगर पास हो गया तो आपकी वैकेंसी आने का रास्ता साफ हो जाएगा। और अगर इन्होंने ये सेशन ऐसे ही निकल जाने दिया और अपना प्रस्ताव विधानसभा सेक्रेटरीट में नहीं भेजा, तो ये फिर जान जाइए कि आपकी एपीओ की वैकेंसी जो शरदकालीन सत्र होगा, विंटर सेशन, उसमें विधानसभा मीटिंग होगी और उसमें वो प्रपोजल पास हो पाएगा। यहाँ एक संभावना तब भी जीवित रहेगी। क्या ऐसा सरकार के पदाधिकारी करना चाहेंगे? मेरी नज़र में बिल्कुल नहीं, कि पुराने सिलेबस पर ही वैकेंसी निकाल दें और जो 114 भरने को हैं वो भर लें। लेकिन हमें इस बात की ज़्यादा संभावना दिखती है, जिस हिसाब से बेपरवाह हैं, डरे डरे से सहमे सहमे से अधिकारी हैं, उनको ये नहीं समझ में है, उनसे कोई आपका हित नहीं जुड़ता है। उनकी एक ड्यूटी हो जाती है कि वो इतना अध्याचन बताएं, फलानमा ढिमका। और नए एक्ट में आपने सीआरपीसी में प्रोविज़न तो देख ही लिया होगा, जिला कलेक्टर विशेष परिस्थिति में 14 दिन की नोटिस पर सूचना देकर स्टेट गवर्नमेंट से जिला कलेक्टर को ये अथराइज्ड किया गया है कि विशेष मामले में एपीओ खुद अपॉइंट कर दे। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं राज्य सरकार के मातहत ही होगा, लेकिन करेक्ट अपॉइंट करने की पावर जिला कलेक्टर को दे दी गई है। आप ऐसे समझें, जूनियर डिवीज़न जुडिशियल ऑफिसर की जो पोस्ट है, उसमें आप जब नौकरी पाते हैं, जूनियर डिवीज़न के पोस्ट पे चयनित होते हैं, तो कम से कम मेरा अंदाज़ा है, अगर आपकी रैंक शुरू में कोई भी वैकेंसी हो, 100 सीट के आसपास भी अगर हो, तो अगर आपका रैंक 30 से 50 के बीच में है, तो आपका ये चांस बनता है कि आप प्रमोशन
फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सीनियरशिप मिल जाए और आप धीरे धीरे ACGM फिर CGM हो जाएं। आपको बताऊं, अच्छा रैंक हासिल करने वाला कैंडिडेट भी कम से कम 12-14 साल खपा देता है। अगर इत्तेफाक से वो नौकरी 35 साल के पहले नहीं पाया है तो 35, 10, 45, 5, 50 यानी 10 साल की सर्विस बचती है। और उस 10 साल की सर्विस में आखिरी 8, 7, 10 साल भी हो सकता है वह एज ए ACGM या CJM के पद पर व्यतीत करके रिटायर हो जाता है। कुछ लोग अपर जिला जज की कुर्सी तक भी पहुंच जाते हैं। हमारे साथ जब कंपटीशन में हम स्टार्ट में किए, हमारा 2006 से स्टार्ट हुआ, 2006 की जो यूपी की जुडिशरी, और उसके जस्ट पहले 2005 का एक उत्तराखंड का सिविल जज की वैकेंसी आई थी, वहाँ से हमने श्री गणेश किया था। मुझे जानकारी है कि जो पिछली लिस्ट जारी हुई थी प्रमोशन की माननीय उच्च न्यायालय रजिस्ट्रार कार्यालय इलाहाबाद से, उसमें जिन लोगों का प्रमोशन हुआ है यानी डायरेक्ट ADJ बनाने के बाद जो प्रमोशन कोटा है 15%, उस कोटे में 2006 के हमारे क्लासमेट नहीं कहेंगे, हमसे परिचित और 2006 में सेलेक्टेड, उनका बेचारे का प्रमोशन ADJ पद पर हो गया था। लेकिन इत्तेफाक से ईश्वर को मंजूर नहीं था और बहुत कष्ट हुआ सुनकर। मैं क्लोजली जानता हूँ, लेकिन मैं ये बात सिर्फ कहना चाहता हूँ कि 2006 में जो जूनियर डिवीज़न की कुर्सी पे था उसमें से बहुत सारे लोग, वह सीट भी 339 थी टोटल, उसमें से काफ़ी लोग ADJ बनाए गए हैं। तो ऐसे ही नए बाहजोर हैं। अब 2006 के बाद कोई वैकेंसी आई नहीं थी, तो 2012 वालों का ही नंबर है। इसीलिए मुझे आज वीडियो बोलने के पहले अचानक मेरे माइंड में एक बात आई, अभी थोड़ी देर पहले आई, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आप लोग इससे सहमत हों। ये बात खास करके वो बच्चे ज़्यादा समझेंगे जो HGS का एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं और कुछ ऐसे असामाजिक तत्व टाइप के हैं। बुरा मत मानिएगा, हम उम्र या हमसे ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं इसमें शामिल, जो कंटेम्परेरी सिचुएशन को कोड करके बेतुकी कयासबाजी लगाते हैं और उसके द्वारा र्यूमर क्रिएट करते हैं। जैसे जब फॉर्म भरा ही जा रहा था, यानी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ यूपी से जो फॉर्म इलाहाबाद में आने थे वो आए नहीं थे, और शोर क्या मचा रखा था कि 21 जुलाई को प्री होगा। मुझे आश्चर्य होता है कि इतनी उहापोह वाली स्थिति, मतलब बेचैनी भरी कि किसका क्या छूटा, क्या बना, क्या बिगड़ा, और उसमें ये कैसे लोग हैं जिनको उन सब से बिल्कुल परवाह नहीं है। इनको अपने सिलेक्शन की जल्दी भी है, सोचने का अलग ढंग भी है और चतुराई की पराकाष्ठा है ये। इन्होंने क्या घोषित कर रखा था कि 21 जुलाई को प्री होगा। 21 जुलाई बीत गई, आज तो है 29। ऐसे ही हमसे एकदम बिल्कुल क्लोजली टच, और मैंने कई बार सवाल जवाब भी किए हैं, पूछे हैं पर्सनली, लेकिन उन सारे लोगों का एक लाबी है, मेरी कोई लाबी नहीं है। वो लाबी से संपर्क करके मनगढ़ंत या कृत्रिम या कयास से जो भी हमको संदेशित करते हैं, उसमें अगस्त की डेट महसूस करते हैं कि अगस्त में कोई डेट निश्चित करवा लेगा UPHJS। जबकि जब मुझे फॉर्म कम्प्लीटली आया नहीं था, तभी ये अपना व्यक्तिगत बगैर किसी कारण पृष्ठभूमि सोर्स के केवल एक सरकमटेंसेज सिचुएशन को समझते हुए, और अभी बताता हूँ कैसे वो सेट पड़ेगा। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं कहा ना कि मुझे एक चीज़ हिट हुई कि कहीं माजरा इसमें तो नहीं खेल रहा है, तो वो चीज़ मेरे समझ में आ रही है, और अभी आपको जब शेयर करूँगा तो आपकी भी समझ में आएगी। तो क्या हुआ, हम तभी से ये अस्वस्थ हैं, बाकी हो जाए तो मैं कोई हाई कोर्ट की बात नहीं, मैं अपने आकलन की बात कर रहा हूँ जो मुझे अंतर्बोध से महसूस हुआ। अक्टूबर के पहले नहीं होना चाहिए। हमारी कुछ सीरियस, हमारी बहुत कह सकते हैं क्लोज मित्रों में अधिवक्ता बहनें हैं, उनके फ़ोन पर और हमसे उन्होंने एक दफ़े बात पर पूछा है, बार बार नहीं, और वो जानती हैं कि जो हमको बता दिया वो बस लास्ट है। तो मैंने उनको जनरली कहा कि मुझे तो अक्टूबर के पहले नहीं लगता। जैसे कुछ मित्र जुलाई, कुछ अगस्त, कुछ सितंबर, जो जिसको आ रहा है आकलित कर रहा है। अब आते हैं उस रहस्य पर
जिसको समझकर आप ये समझ पाएंगे कि हाई कोर्ट अभी जल्दी एग्ज़ाम क्यों नहीं लेगा। वो कैसे फीट कर रहा है गोटी, मतलब जो चौरस बिछाई गई है उसमें कहाँ रहेगा घोड़ा, कहाँ रहेंगे सैनिक। और जो भाई, हम तो चेस नहीं खेलते, लेकिन जो ये चेस खेलने का महारथी होगा वो जानेगा कि कैसे सामने वाले को पता नहीं देना है, वो जान न पाए कि ये चाल इसने किस मकसद से चली। लेकिन विश्वनाथ आनंद गैरी कास्परोव को कई बार पराजित किए, रसियन वो थे। और आप जानते हैं कल्सन करके एक खिलाड़ी है जो शायद कहाँ का है, रसिया का नहीं है वो, नीदरलैंड का है शायद, मैं क्लियर नहीं हूँ, आप लोग कंफर्म कीजिएगा। और भी एक नया उभरता हुआ अपने यहाँ का भी शतरंज में चैंपियन, नया चैंपियन उभरा है। इसमें खूबी क्या होती है चौरस बिछाने की, कि आप सामने वाले के 3, 4, 5 आगे की बाजी को चलें माइंड में और उस आधार पे अपनी गोटी खिसकाएं, जिससे जब उसका डिफेंस हो तो वो क्या करेगा, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे। ये सब मतलब बहुत दिमाग को तराशने वाला, दिमाग को रेजर जैसा बारीक बनाने वाला खेल है। मेरी दृष्टि में माननीय उच्च न्यायालय के जो ये न्यायमूर्ति गण हैं जिन्होंने परीक्षा लेने का आयोजन इतने बड़े सिलेबस के साथ एकदम प्लान्ड वे में, ऐसे नहीं हो रहा है ये, इसको आप संजोग बस नहीं कह सकते। संजोग बस परीक्षा 2018 पार्ट 3 की हुई थी, सेकंड फर्स्ट की नहीं। ये संजोग बस तब माना जाता कि 2022 में जब परीक्षा खत्म हो गई थी और 23 की वैकेंसी करके नहीं, 22 की वैकेंसी करके आती, क्योंकि 20 का वो एग्ज़ाम था, तो उसमें ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। ये प्लान्ड वे में, मतलब इसके पीछे पूरा दिमाग काम कर रहा है। तो पहला दिमाग क्या काम करा मेरा, हिट क्या किया, जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे ऐसा साफ लगता है कि जो 2012 बैच के ऑफिसर्स हैं, इनका वो ड्यूरेशन पीरियड कब पूरा हो रहा है, कैलकुलेशन करिए आप लोग, ध्यान लगाइए। ये जुडिशियल ऑफिसर 2012 वाले 12 साल हो गया कि नहीं हो गया। और इस 2012 के जुडिशरी में जो शुरुआती 50 रैंकर हैं, केवल 72-70 सीट थी, शुरुआती 30। आपको क्या लगता है ये पूरी सीट भरी जाएगी जो हर पेपर में 40% कहा गया है? ये 30 से 45 भरेंगे, बाकी जो बचेगा, इमेजिन कर लेते हैं, मान लीजिए 45 भरते हैं और 30-35 बचती है। 45 कितने, 84, टोटल करिए, 84 में से 45 निकालेंगे तो 14 में से 5 गया 9, और उधर 39 सीट, यानी ये 39 सीट, ये 39 एडीजे नए ना भरे जाएं, समझना, ये 39 एडीजे नए ना, ये अपॉइंटमेंट फिर नए सीट में नहीं जाए, वो जानबूझ के खाली की जाएगी, इसीलिए इतना जतन किया गया है कोई घुसने ना पाए। लेकिन फिर भी अगर घुस गए तो बहुत घुस जाओगे, 30 से 45 हद, इससे ज़्यादा नहीं, लिख के देखना, चाहे जो कर लेना पड़े हाई कोर्ट को, करेगा वो। लेकिन जो बचे हुए हैं, यानी जो सीट रह जाएगी, जैसे पिछले 98 में रह गई, तो क्या वो जोड़ के आई? कदापि नहीं। आप भी आज की डेट पर अगर सर्च मार देंगे तो 300 कुछ पद अपर जिला जज की खाली दिखता है, लेकिन क्या 300 सीट आई है? जैसे एपीओ में मैं कह रहा हूँ, खुद हाई कोर्ट में कमीशन स्वीकार करता है कि 178 पद वैकेंट है, लेकिन इनसे 114, इनके 14 कर्म हो जा रहे हैं निकालने में। ये स्ट्रेटजी समझें। ऐसे ही यहाँ इस बात को समझने की कोशिश करें कि जो 2012 के जुडिशियल ऑफिसर हैं और उनका पोस्टिंग वर्तमान में सीजीएम के पद पर है, यहीं से प्रमोशन होगा तो एडीजे बनेंगे। खास करके वो जो वर्तमान में सीजीएम हैं, उन्हीं में से 30 कैंडिडेट, 35 कैंडिडेट ऐसे हो सकते हैं जिनको हाई कोर्ट, वो जो स्पेशल परीक्षा होती है उस कोटे से नहीं, इसी पर क्या दिखाते हुए
समझना, एक बात छूटने ना पाए जब से बोल रहा हूं इस पॉइंट पर कि हमारे ही उस समय सेशन में वैकेंसी कितने की थी बताइए जरा। 2022 वाली थी, आई कब? 23 वाला समय किसमें खा लिया? 23 में। 23 के बाद आनी कब चाहिए? 22 के हिसाब से 20 में आई थी, 22 में आनी थी, फिर 24 बीत रहा है। 24 बीत रहा है कि नहीं बीत रहा है भाई? जब 24 बीत जाएगा और सुप्रीम कोर्ट स्टेटस रिपोर्ट मांगेगा तो हाई कोर्ट दिखाएगा कि उस सेशन का पूरा समय बीत गया, हमने परीक्षा करवाई, कोई योग्य नहीं मिला, इसलिए उस सेशन की वैकेंसी का मेरा अधिकार है कि प्रमोशन से भर लेते हैं। इसीलिए ये परीक्षा किसी भी कीमत पर इस साल कदापि फाइनल नहीं होगी। समझ में आ गया होगा पूरा गेम। ये गेम है, इसको भर्ती नहीं कहते। और ये गेम आज से नहीं स्टार्ट है। 2020 में जिन लोगों ने परीक्षा आयोजित करवाई थी वो अभी भी इस वैकेंसी में भी उनका इंटरेस्ट समाप्त नहीं हुआ है। और अपने स्टेट की तो बात तब भी कुछ स्तर पे है, लेकिन मध्य प्रदेश का जरा देखिए तो सही। तनिक भी न भय है, न इनके ऊपर कोई निगहबानी है, और न निचले स्तर पर कोई यूनिटी है कि इनके खिलाफ कोई लड़े। एक और बात, जब 2020 में बच्चों ने केस लड़ा था तो उन्होंने ग्राउंड बनाया कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन बना दिए, इतने ज़्यादा संख्या में क्वेश्चन बना दिए, और ग्राउंड क्या रखा कि हमको 1 मिनट 2 मिनट दिया गया हल करने के लिए। तो मैं ये आपसे पूछता हूँ, जो लोग इस बार संजोग बस ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती इंटरव्यू तक पहुँच जाएंगे और सेलेक्ट नहीं होंगे, ये होगा, सुनते जाना। वो जब अप्रैल 2025 में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और बाई चांस हाई कोर्ट पिटीशन ना सुने, बच्चे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं और तब तक मई जून आ जाए और सुप्रीम कोर्ट सुन ले, तो हाई कोर्ट क्या जवाब देगा कि 60 पेपर करके 60 दिन का समय नहीं दिए पढ़ने का। यहां तक सोचिए, यहां तक सोचिए, क्योंकि इससे ज्यादा सोचने वाले परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन मुझे आश्चर्य इस बात का होता है, वो सोचना क्या जब हमारे जैसा गदहा आदमी भी जान ले रहा है, बिल्कुल 100% गदहा। ऐसे आप इतना क्वेश्चन क्यों बना रहे हैं छांटने के लिए, जब आप 200 नंबर का इंटरव्यू करवा रहे थे। अब की बार वो दाग मिटाने के लिए कि हम बेईमानी नहीं करते, 100 नंबर का इंटरव्यू कर दिए हैं। ये तो आप जान ही रहे हैं। आप 200 नंबर का इंटरव्यू अब की बार नहीं है। सिलेबस पे हम तुरंत क्लास रात के रात, ये रात में अगर जारी किए तो रतिये का हम ब्लैक बोर्ड पे जुटे। शायद वो इस उत्तर प्रदेश के हायर जुडिशरी का इतिहास होगा कि उस तरीके से इनके इतने बड़े परिवर्तन पर रात में ही, अगर ये रात भर जगे तो हम भी जगे। और हम असल में इस मंच से जो आपसे एकदम ओपनली ये बातें करते हैं, हमारा खुला मूड है। हम 2020 में जिसके शिकार हुए हैं, हम यहाँ छोड़ेंगे नहीं। कुछ भी हो, रिजल्ट प्री का, मेंस का, इंटरव्यू का, मुझे इसकी चिंता नहीं है और किसी भी हद तक जाऊंगा। इसलिए खुलेआम कहता हूं, अब की बार जुगाड़ और जैक लगाने वाले ले लें डीजे की कुर्सी, और प्रमोशन वाले भी, जो प्रमोशन के आस में है कि इनका जब भरा नहीं जाएगा तो हमारा नंबर लग जाएगा। दम है तो एकेडमिक परीक्षा निकाल के दिखाओ। काहे नहीं वहां से, काहे ये बार कोटे वाली सीटिया पे निगाह गड़ाए बैठे रहते हो भाई। ऐसे उस समय तक निगाह गड़ाए बैठे रहते थे जब तक धीरज मोर वाला केस नहीं था। ये अन्याय की पराकाष्ठा है जिस पर संज्ञा शून्य स्थिति में सुप्रीम कोर्ट है। कुछ भी नहीं सुनता, न उसे सुनाई पड़े न दिखाई पड़े। बल्कि आप देखें, मध्य प्रदेश में जो 70% का एक मनमानापूर्ण रूल है उसको वेरीफाई कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। हमारे जैसे व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अगर उस कुर्सी पे बैठा दीजिए
तो मैं 10 मिनट नहीं लगेगा, पूरी व्यवस्था हाईकोर्ट की ठीक करूंगा। 10 मिनट नहीं लगेगा, 2 ऑर्डर में। ये लाइफ का एक ऐसा खोज होता है जहां हम हताश निराश अपना ही सर कपार पटके, हमारी कोई अक्की बक्की नहीं चलती, हम लोग कुछ भी चाहकर कर भी नहीं सकते। कोर्ट कंटेम हो जाएगा। कोर्ट कंटेम ऐसे ही हो, ऐसे अगर भगत सिंह से कहा गया कि तुमको राज्य मिल जाएगा, गवर्नर बना देंगे, क्यों लड़ रहे हो अंग्रेज गवर्नमेंट के खिलाफ? हंसते हंसते फांसी के तख्ते पे झूल गए। कोई अपने बेटे को भगत सिंह बनाएगा? जो मजा काट रहे हैं आज, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मोदी जी की पार्टी हो, ये नेता को हैं भगत सिंह के लायक? कमेटी बनाने से और उसमें आप सोचें, इसमें कोई दूध का दूल्हा नहीं है। जो कुर्सियां पे बैठा है सब अपने स्तर पे ताक में है। जो एपीओ है वो अपने स्तर पे ताक में है कि थर्ड रास्ता मिल जाए तो हम भी घुस जाए, वो कुर्सी मिल जाए। जो एडीजे के कुर्सी के लिए सीजीएम के पद पर बैठे हैं, उनकी निगाह इसी सीट पर है। और जो न्यायमूर्ति गण गलत नियत से परीक्षा ले रहे हैं अगर, तो उनकी भी नियत इसी सीट पर है। मतलब एक अनार 100 बीमार। हमारे ये नहीं समझ में आता, इतनी दुर्गति स्थिति में बार में वकील प्रैक्टिस करता है, उसको अगर इस कोटे से कुछ सीट एडीजे के लिए अलॉट की गई है कानूनन नियम से, आपने ही वो नियम बनाया है, तो उसके प्रति इतनी नाइंसाफी क्यों है? निश्चित तौर पर कोई भी पड़ताल करेगा तो पाएगा भ्रष्टाचार, लालच, पैसा, पैसे की हवस और पैसे के मिलने के भरपूर अवसर इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। स्टेट कोई भी हो, कम दागदार नहीं हुआ है 2020 का एचजेएस। मैं साफ शब्द में कह रहा हूं, मैं उसका खुद अभ्यर्थी रहा हूं मेंस का, और फिर आज संजोग से बोल रहा हूं तो फिर बोल रहा हूं, अगर हाई कोर्ट माननीय कुछ भी अर्थ समझता है तो किसी भी रीडर, प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर से तो किसी कीमत पर नहीं एचजेएस की कॉपी चेक करवाए। अगर उसे फुर्सत हो तो क्वेश्चन ना बनाए, या जो क्वेश्चन वो जल्दी जल्दी देख सकता हो वही बनाए, चाहे जितना कठिन बनाए, लेकिन कॉपी खुद चेक करे। और इसकी भी पूरी लिस्ट ओपन की जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उस न्यायमूर्ति को जिसने वो कॉपी चेक की है उसकी भी मॉनिटरिंग हो सके। ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए भाई। आपकी ये व्यवस्था जो 15% में जीएस, उन लोगों से जीएस और लैंग्वेज का टेस्ट आप नहीं लेते जो आपके जूनियर डिवीजन के पदाधिकारी हैं, कहें उनको जीएस जरूरत नहीं है? उसी को ध्यान में रखते हुए जब उसकी खूब निंदा हुई तो अब की बार जीएस को भी कंट्रीब्यूट कर दिया है मर्ज लैंग्वेज के साथ। ये सब चल रहा है। मतलब आप किसी भी अंधेरे आदमी से पूछ लें कि भैया इतना बड़ा सिलेबस से परीक्षा क्या ली जा सकती है, कोई नहीं कहेगा। इस ब्रह्मांड में कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि यह न्याय संगत फैसला है। लेकिन फैसला लेकर ठाठ से उस पर अगले रूल रेगुलेशन पर कौन किसका सीट है स्क्रूटनी चल रही है। चले स्क्रूटनी भाई, हम लोग भी जाके एग्जाम देंगे। लेकिन अन्याय की एक पराकाष्ठा होती है, वो सारे लिमिट क्रॉस कर गया है और ऊपर से दिखाया भी जा रहा है कि हम बहुत ईमानदारी से अब की बार लेंगे। उसी ईमानदारी के चोले में प्रमोशन वाला वो समय सुप्रीम कोर्ट को दिखाया जा सके कि वो समैया गुजर गया, इसलिए हम भर लिए। ये परीक्षा डिले करवाई जाएगी और कहा जाएगा हम इतना बड़ा सिलेबस दिए थे और अगर समय नहीं देते तो बच्चे हल कैसे? हाँ बिल्कुल भाई, इससे क्या होगा? सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बैठने को भी मिल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एकदम बिल्कुल सुनाइए नहीं देता उसे। जो बच्चे जा रहे हैं सिलेबस के नाम पर, किसी भी नाम पर, बस बैठे बैठे न जानना न पूछना न सिर न पैर, बस खारिज कर देता है आदमी। न्याय क्या होगा? ये बातें इसलिए की
जो यूपी एचजेएस में कयासबाजी लगा रहे हैं, अब इतना बोल देने के बाद मान लीजिए कल ही नोटिस आ जाए और अगस्त में कोई डेट लग जाए तो आप हमारे ऊपर चढ़ बैठेंगे। तो मैं यह भी कर दूं कि ये बातें उसी स्थिति में संभव हैं जब अंदर हाई कोर्ट के मैलिस भरा हो, उस सेल के अंदर मैलिस, विद्वेष, आशय दुराशय में कन्वर्ट हो, तब ये होगा। अगर बिफोर होता है, चीजें प्रायोरिटी के साथ होती हैं, सारी सीटें भर ली जाती हैं, सारी शंका बेकार है। कोई भी व्यक्ति को कयासबाजी लगाने से कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 19 इस बात की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में जो दायरा है अपने मनोभावना को प्रकट करने का, वो हम प्रकट कर रहे हैं। जैसे वो जो उस समय क्रांतिवीर लोग थे, उनको अंग्रेज जबरदस्ती कहलवाते थे, वो भारत माता की जय, भारत माता की जय, मर जाना, वो धरसना विद्रोह देखिए, लाठी सर पे लग रही है, वैसे आदमी गिर जा रहा है, गिरने पर भी मारा जा रहा है, लेकिन पीछे कोई हटा क्या? मोदी जी का तीनों कृषि कानून, पंजाबी और वो हरियाणा के जो किसान आए थे, उन्होंने अपने संकल्प से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया प्रधानमंत्री को। चाहे वो कानून सही हो या गलत, उसका माजरा नहीं है, संकल्प का माजरा है। कौन संकल्प? एक तरफ मोदी जी अपने संकल्प से डटे थे, एक तरफ वो किसान पूरे परिवार से संकल्प से डटे थे। स्वार्थ दोनों का टकराया, इलेक्शन नजदीक आया, गुरु पूर्णिमा के बहाना लेकर के तीनों कानून, कृषि का कानून रद्द किए, तब वो हार गए। होने तो जा रहा है हरियाणा में चुनाव, अब की जीत के दिखाएं। हरियाणा में अरविंद केजरीवाल की वाइफ गई थी, सपने देख रहा है, वहीं का है हरियाणा का केजरीवाल। अगर इत्तेफाक से हरियाणा वालों ने भी उसी को चुना तो अपना मुख्यमंत्री की कुर्सी वो दिल्ली से छोड़ के हरियाणा पकड़ लेगा। आप लोग कहते हैं ना कि जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, इन सबसे क्या मतलब? अरे महाराज, बहुत ज्यादा मतलब रखिए, बहुत बड़ा चोली दामन का रिश्ता है। अगर आपको प्रमोशन चाहिए, ये नेता बड़े काम की चीज होते हैं, इनको हल्के मत लीजिए। आप जरा सोचिए, एक तरफ सीबीआई इंक्वायरी लगी थी यहाँ, और एक तरफ मोदी जी समेत कौन ऐसा नेता था जो नेताजी मुलायम सिंह जी के निधन पर उनके घर न गया हो? ये जाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप एक तरफ उसी पार्टी पर आरोप लगा के आए हैं कि इसने भ्रष्टाचार किया है, और एक तरफ आप उससे ऐसा गलबहियां बाने घूम रहे, पब्लिक को चूतिया समझते हैं। ऐसे पूरा मूर्ख बना रखा है महाराष्ट्र में। जीत जाए अब की बार फडणवीस तो कहिएगा, लिख के कह रहा हूं, कितनों ताकत लगा लें, वो जो भतीजे राम हैं, शरद पवार के भतीजे, और ये सब मिलके लड़ें, नहीं जीतेंगे अब की बार महाराष्ट्र में। एक लिमिट होती है चालाकी की, पराकाष्ठा कर दिया है। तो ऐसे ही इस मामले में भी अगर तर्क वितर्क वो मैं सीधे साफ शब्दों में कह रहा हूं, 2020 का एचजेएस करवाने वालों का अगर किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप इस वैकेंसी में कंटिन्यूअस जारी है, जिसके लक्षण दिखाई देते हैं, तो यकीन से कहता हूं प्री अक्टूबर क्या नवंबर में जा सकता है, और मेंस फरवरी क्या मार्च में जा सकता है। इतना डिले होगा, देखते जाइए, करवा लीजिए परीक्षा। और अगर इसके उलट होता है तो ये साफ लक्षण है, तब 43 नहीं, तब गुस्से में आकर चाहे जैसे कारण कुछ भी पड़ जाए, शनि भगवान की कृपा, हनुमान जी का गदा, भगवान जाने, सब भरा जाएगा। इतिहास बनेगा कि 83 सीट भरी गई। मुझे तो 1% लक्षण नहीं लगता। इन्होंने ये रूल क्यों बनाया कि मेंस में हर पेपर में 40% लाना है? ये इसीलिए बनाया गया है कि कोई अंदर ना जाने पाए, कम से कम उतना तो अंदर ना जाने पाए इसी वैकेंसी में जिसको नीचे से भरा जा सके। ये उन लोगों का दिमाग है जो प्रतियोगिता क्रॉस करके नहीं आए हैं, केवल हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव है, उनके बुद्धि विवेक का यह परिणाम है।
कॉलेजियम सिस्टम, जिसके लिए बीजेपी ने एड़ी से चोटी का जोर लगा दिया। स्वर्गीय जो लॉ मिनिस्टर थे भारत सरकार में, अरुण जेटली साहब, उन्होंने जो आर्टिकल 99 का चेंज था, जिसको क्वेश किया था सुप्रीम कोर्ट की फुल बेंच ने, संविधान पीठ ने आधारभूत ढांचे का डिस्टरबेंस माना। बीजेपी सरकार न्यायिक नियुक्ति में प्रधानमंत्री और लॉ मिनिस्टर का हस्तक्षेप चाहती थी, नहीं होने दिया। क्यों भाई? आपके आर्डर से पूरी कार्यपालिका धराशायी हो जाए ये चलेगा, लेकिन आपकी नियुक्ति आप ही करेंगे, अपना वेतन खुद ही तय कर लेते हैं। ये कहाँ का न्याय है भाई? ये मनमाना आचरण है। जिस देश में न्यायपालिका के प्रति इतने विरोधाभास हों, उसमें कोई भी तबका, अब तो धीरे धीरे ये ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, चाहे निचला स्तर हो, चाहे मझला स्तर हो, चाहे ज़मीनी स्तर की जिला कचहरी हो, खस्ता हाल हालत है। तहसील कचहरी में चले जाइए, क्या हो रहा है। पब्लिक खुद ही तैयार है, दोनों जेबा में भर के आती है, भैया पैसा ले हमारा काम करवा। कौन करवाएगा? उसमें होड़ मची है। अगर आपका रास्ते में साइकिल या मोटरसाइकिल का चेन टूट जाए तो क्या करेंगे बताइए? क्या करेंगे? कुछ तो ऐसा करेंगे ना कि गाड़ी किसी तरीके से मैकेनिक तक पहुंचे। कुछ तो करेंगे, किसी का लिफ्ट तो लेंगे। वही हो रहा है, लिफ्ट लेके लोग काम चला ले रहे हैं। चैन वैन जाए भाड़ में। वो जमाना चला गया आदर्श वाला कि पैदल चल के आदर्श पे लेंगे कि हम अपने नहीं बना तो चैन हमारा टूट गया तो हम पैदल चल के आ रहे हैं, जहन्नुम में चले जाओगे। इसीलिए इस वैकेंसी में अच्छी खासी संख्या है जो हर स्तर पे तैयार हैं। जैसे मैं इस पे दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ कि कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए किसी भी स्तर तक जाऊंगा। आपकी बात, एविडेंस की मुझे परवाह नहीं, एविडेंस तो 2020 वाला है। ये बात इसलिए प्रासंगिक है कि प्रारंभिक परीक्षा, जिसके बारे में लगभग रोज आप सोच रहे होंगे, अब कुछ लोगों को बड़ा बुरा लग रहा है कि जैसे लगता है उनका सब तैयार है। अरे आप जरा ठहर कर सोचो, न्याय संगत जितना एक्टवा जोड़ा गया है वो एक्टो याद है? और पेपरवा कौन बनाएगा? जिनको प्रश्न पत्र सेट करने के नाम पर, मतलब आप लिखते हुए शर्म नहीं आई, 2020 प्रोसीजरल लॉ का पेपर उठा के देखिए तो खोपड़ी नाच जाएगी। मतलब वो पेपर अगर ईमानदारी से हल किया जाए तो 10 घंटे में समाप्त नहीं हो सकता, उसको 3 घंटे में हाई कोर्ट हल करवा रहा है। मतलब 1 मिनट 10 सेकंड में आपको आरोप भी तैयार करना है, रिटन स्टेटमेंट भी लिखना है और जजमेंट भी देना है 1 मिनट 10 सेकंड में। और इंटरव्यू किसी का 45 मिनट चलना है, किसी को 2 मिनट, कारण कुछ भी नहीं है। ये सरासर मतलब आंख में धूल झोंक देना, और नहीं तो क्या है। उसके बाद ये भी सफाई दे देना कि हमें कैंडिडेट नहीं मिलते। हाँ, मैं ज्यादा नहीं कहता, लेकिन अगर दमदार व्यक्ति सीजेआई बन जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो पहली भर्ती में अपने कार्यकाल में विशेष 142 का प्रयोग करते हुए पहली भर्ती में पूरे ऑल इंडिया के सारे बार कोटे की सीट एक वैकेंसी में भरवाई जा सकती है। दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, नहीं तो आज हम कल तुम, आओ जाओ, आया राम गया राम चलेगा। यही चल रहा है। हमारी तमाम अधिवक्ता बहनें हैं जो बेचारी इस वैकेंसी के लिए 2.5 साल से मर रही, ओवर एज हो गई, अब उनको कोई सुन ही नहीं रहा। चीरहरण जारी है। मतलब प्री स्तर पर, मेंस स्तर पर, रिट स्तर पर जो जहां पाया वहीं नोचा खसोटा, कोई चूका नहीं है और भी प्री हुआ नहीं है। ये मारामारी है, ये मतलब ईमानदारी से चल रही परीक्षा। इसको कहते हैं कि बड़े मतलब बहुत प्योर नहीं, पेवर के नाम पर
केवल HJS 2018 फर्स्ट और सेकंड पार्ट है, जिसमें कह सकते हैं OBC कैंडिडेट 2018 पार्ट सेकंड में जो भरे गए हैं। हम थर्ड की बात नहीं कर रहे, हम थर्ड को परीक्षा मनबे नहीं करते। थर्ड में जितने भी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की कुर्सी पे बैठे हैं वो उस परीक्षा को फेस ही नहीं किए हैं जो परीक्षा होनी चाहिए थी। मतलब 2018 पार्ट थर्ड का पेपर टोटली रिपीटेड और 2020 का पेपर टोटली अनरिपीटेड, दोनों में लापरवाही। एक में सुस्ती की पराकाष्ठा और एक में ज्यादती की पराकाष्ठा। हाई कोर्ट मध्यम मार्ग अपनाइबे नहीं करता। झेल रहे हैं सब, और इसी का नतीजा बच्चे बेचारे हंसी खुशी से जूनियर डिवीजन में तैयारी कर रहे थे। 2 साल का अनुभव लगेगा। लो, रोज हमसे सवाल पूछते हैं जितने लोग लॉ को थोड़ा बहुत पढ़ा रहे हैं, कोचर हैं, यूट्यूबर हैं, उनसे भी सवाल उनके बच्चे करते होंगे, सर क्या होगा। मैं उसकी बुराई नहीं करता, वो रूल रेगुलेशन ठीक है निचली अदालतों में व्यवस्था बदलने के लिए, लेकिन आप जिनको भर लिए हैं बड़े पाक साफ हैं। और अगर आप बार कोटे पर ही आपकी पूरी निगहिया है तो जो प्रमोशनवा से भरते हैं वो हैं दिमागदार, उनको है पूरा नॉलेज। जिनको आप निगाह लगाए हैं 30-40 वहां से भरेंगे, उनको 61 एक्टवा आता है, उनको ट्रेनिंग दिलाएंगे 61 एक्ट का। ये गोलमाल क्यों है, ये विरोधाभास क्यों है, इसका जवाब चाहिए। मरता क्या नहीं करता। फार्म जिसको भी अवसर मिलेगा, जिसका भी चांस होगा, अगर कोई बहुत विचित्र स्थिति नहीं हो तो फार्म तो डालेगा ही डालेगा आदमी। हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है ऊपर उठने, आगे बढ़ने, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने की। लेकिन आप लोगों की ये सोचिए कि कोई जान नहीं पा रहा है, बड़े होशियारी से हम सब कर ले रहे हैं। आपकी बुद्धि को दाद देना पड़ेगा। जिन्होंने वो प्रोसीजर और GS का पेपर सेट किया था 20 में, 200 नंबर का इंटरव्यू था, आपने 31 लोगों को भरने के लिए इतना कॉपी, इतना पेज, इतना ड्रामा किया, 200 में से किसी को नंबर ना देते, वो 31 ना होते। जब आपको आरोप लग ही गया कि आप इंटरव्यू पारदर्शिता से नहीं करवाए, तो किसी को ना भरते MP की तरह। भाई क्यों इतनी मेहनत किए। और अगर आप मेहनत किए तो जो लोगों को 31 लोगों को अंदर किए उनकी कॉपी सार्वजनिक कर सकते हैं, उन आदर्श एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज वालों के, कि इतने बड़े सिलेबस के वो त्रिकुलकार मूर्ति कहां से आए, उनको एक कहां से एहलाम हुआ, सारे प्रश्नों के जवाब वो लिखे कि आप सेटिस्फाई हुए। नहीं कर सकते। ऐसा करते ही तो सब तिलिस्मों में भर भर आ जाएगा। ऐसे कान ना पकड़ना पड़े, ऐसे ऐसे दोनों आंखें फोड़ दो कि हम कब ये पकड़े कोई पता नहीं पाए। यही सब चल रहा है जीवन में। अगर आप ईमानदार हैं तो हर क्षेत्र में बाधा ही बाधा है, लेकिन अगर दिमागदार भी हैं और ईमानदारी भी है तो दोनों के बीच में संतुलन तब सधेगा जब आप सठे साठ्यम समाचरित में भी विश्वास रखते हो और सत्य निष्ठा में भी विश्वास रखते हो और परम सत्ता में दृढ़ आस्था रखते हो। नहीं तो बहुत बड़ा तिलिस्म है महाराज, खत्म कर दिए जाएंगे। ये भ्रष्टाचार का युग है। निचले स्तर पे बच्चे झेल रहे हैं। आप देख ही रहे हैं पेपर कैसे लीक हुआ है। तो मैं आज की बात 40 मिनट पूरा हो गया। सभी बच्चों से APO HJS वाले तो आज का वीडियो एक प्रकार से स्पेशलाइज्ड हो गया। इसका मैं थंबनेल यही लगाऊंगा कि UP HJS का प्रीलिम्स कब हो सकता है। कयासबाजी लगाइए, इसमें सब छिपा है। मैंने डेट कोई नहीं बोली, महीना कोई नहीं बोला, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां इतनी बयां कर दी कि आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि हाई कोर्ट प्री कब करवाने जा रहा है। ठीक है। और बाकी बच्चे भी अपनी तैयारी जारी रखें नए एक्ट पर। नए एक्ट को पढ़ने में अच्छा खासा समय लगेगा। अगर ईमानदारी से नए एक्ट और लोकल लॉ पर और CPC पर
आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो जूनियर डिवीज़न में भी आपको आज की डेट से कम 6 महीने चाहिए प्री बेस पर। अब इसके बाद भी अगर आ जाए वैकेंसी चाहिए तो आप जानिए, आपका कर्म जाने। ये परमात्मा का बहुत बड़ा दिया हुआ अवसर मानिए कि हनुमान जी ने, शनि भगवान ने ये भ्रष्टाचार का सिगुफा छोड़कर वैकेंसी गजट नहीं करवाई है, नहीं तो सिलेक्शन किसी का नहीं होता जो लोग सीट का इंतजार कर रहे हैं। एक अवसर है, इसको भुना लीजिए। और अगर जूनियर डिवीज़न राजस्थान, जूनियर डिवीज़न झारखंड का मेंस लिखने जा रहा है, आप छत्तीसगढ़ 25 अगस्त को जा रहे हैं, इससे रिलेटेड सीरीज मेंस जो हमारी चल रही है उसमें आज मैंने 6 कापियाँ चेक की, 2 बज गए, इस समय 2:30 बज रहा है। आपसे हम कनेक्ट हैं, 40 मिनट के ऊपर हो जा रहा बातचीत करते हुए। ये परमात्मा की दी हुई शक्ति के मद्देनज़र लेटे हुए हनुमान जी की ही कृपा है कि ये साहस, ये हिम्मत, ये वाक शक्ति वो दे रहे हैं तो हो रहा है। बस हम आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आप किसी भी स्टेट के, अपने स्टेट समेत एचजेएस, जे और एपीओ से तैयारी में हैं तो आप सीट की चिंता बगैर किए पढ़ाई पे फोकस करिए। जितनी अधिवक्ता बहनें और बंधु एचजेएस में भी पढ़ाई ना करके इस चीज़ में परेशान होंगे कि पता नहीं भ्रष्टाचार है, भरा जाएगा कि नहीं, सर जी सही कह रहे हैं, पता नहीं जुगाड़ तो नहीं लगेगा, आप सिलेक्शन से दूर जा रहे हैं। पहली बात तो ये नोट कर लीजिए, जो लोग उस ढंग से होते हैं वो पढ़ते ही नहीं, उनका पढ़ने से लेना देना नहीं होता। इसलिए जो सीट आपकी पढ़ाई के कोटे से भरी जा रही है उसी पर आपकी चिंता करनी चाहिए। उससे अधिक के बारे में सोचने का मतलब दूसरे के खाने में बगैर जाने बूझे लबर लबर करना। जो सामर्थ्यशाली होगा, जो बहुत ताकतवर वाला होगा, करवा लेगा भाई, उसका हम क्या कर सकते हैं। जैसे हम लोग एक सूत्र में बंधकर माननीय उच्च न्यायालय के किसी भी ऐसे दिशा निर्देश या काल्पनिक शक्ति के आधार पर थोड़ा रिट पिटीशन पड़ता है, ग्राउंड के आधार पर पड़ता है, तब तो खरिजे हो जाता है। ऐसे तो जुर्माना के साथ खारिज करेंगे महाराज, रजिस्ट्रेशन में रद्द हो सकता है आपका वकालत पैसे का। तो इसलिए अपनी शक्ति के दायरे में अपने चयन के लिए जो चांस बनता है उसके लिए मेरी नज़र में पढ़ाई सबसे इम्पोर्टेंट है। वो भी नई ला जाने की वजह से और गंभीरतापूर्व ज़रूरत है। क्या समझते हैं, प्रोसीजर का 3 हिस्सा बदला है, आईपीसी भी इन्वॉल्व रहती है थर्ड पेपर में, चाहे जूनियर डिवीज़न हो चाहे एचजेएस। आप पेपर को हल्के में मत लीजिए। इसलिए यूपी में अगर सिलेक्शन पाना है, चाहे जूनियर डिवीज़न, चाहे एपीओ, चाहे एचजेएस में, तो आपको तीनों ला जबरदस्त पढ़नी पड़ेगी स्पेशली। और अगर आप ये मेजर ला सोच के कूद कूद के मसूर की तरह वो भी ले लें, वो भी ले लें, वो भी ले लें, एक भी नहीं पाएंगे, फ्री नहीं होगा। आज की बात पूरी, कल फिर मिलेंगे पक्के वादे के साथ। कोई नई घटना होती है तो आज का वीडियो यहीं पूरा करते हैं। कल फिर मिलने के साथ सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों से विनम्र अपील करते हुए और अपनी बात को लेटे हुए हनुमान जी को निवेदित करते हुए कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वैकेंसी के प्रति अगर दृढ़तापूर्वक तैयारी कर रहे हैं, चाहे मुझसे जुड़कर या बगैर जुड़े, अगर आप उनको सुनते हैं तो इस बात को गांठ बांध लें कि ये तीनों नई संहिताओं का सुपर मास्टर बनना ही पड़ेगा। लोकल लॉ पर बहुत अच्छी तैयारी होनी ही पड़ेगी और सीपीसी पर स्पेशल काम करना ही पड़ेगा। जजमेंट राइटिंग, जजमेंट स्किलिंग, चार्ज फ्रेमिंग, इन सब चीज़ों पर आपके ज़बरदस्त प्लान्ड वे में काम होने ही चाहिए प्री के पहले, और ये अवसर मिला है। चलते हैं। एपीओ के बच्चे भी तैयारी में संलग्न रहें, इंतजार करते रहें। अगर विधानसभा स्तर पर कुछ भी न्यूज आएगी हम आपसे कन्वे करेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।